या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो देवी जो सभी प्राणियों में माता के रूप में स्थित हैं, उन्हें बार बार प्रणाम है। बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी प्यारे दर्शकों का हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट अनामिका। दर्शकों, नवरात्रि का पवित्र त्यौहार चल रहा है, जिसमें नव दुर्गा की पूजा अर्चना 9 दिनों तक की जाती है। और आज का दिन, आज सप्तमी है, जिसमें माता के 7वें रूप माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है, जो भय का नाश करके हमें शक्ति और साहस प्रदान करती हैं। दर्शकों, नवरात्रि की धूम चारों ओर छाई हुई है। हर तरफ का दृश्य बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। मंत्रों की गूंज, शंखों की ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र और भक्तिमय हो गया है। आज के इस शुभ दिन मैं और पूरी बिहार बिहान की टीम आप सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि खुशियों का ये पर्व आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए। तो इसी कामना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको लिए चलते हैं पहले सेगमेंट की ओर और दिखाते हैं महात्माओं की कही ज्ञानवर्धक बातें अनमोल वचन में। तो आइए देखते हैं आज का अनमोल वचन। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। समय हो गया है आपको आज के विशेष मेहमान से मिलवाने का। कहते हैं स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन होता है, पर इस फास्ट पेस लाइफ में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जिस कारण कम उम्र में ही हम कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और उनमें से एक है हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज़। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि अपने दिल का ख़ास ख्याल कैसे रखें, उसकी हिफाजत कैसे करें। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विपिन कुमार, जो जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत, अभिनंदन सर बिहार बिहान में आपका। धन्यवाद जी सर, हार्ट को शरीर का सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, जिसका ख्याल रखना हमारे लिए ज़रूरी है। आज हम वर्ल्ड हार्ट डे मना रहे हैं। हर साल इसे एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। तो जानना चाहेंगे कि इस साल का थीम क्या है और हार्ट हेल्थ को लेकर लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाना कितना ज़रूरी है। वर्ल्ड हार्ट डे हर साल मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम है डोंट मिस ए बीट। इसका अर्थ ये है कि एक भी धड़कन न चूकें। इसका मतलब ये है कि आपको हर समय अनवरत अपने बारे में, अपने हार्ट के बारे में सचेत रहना है और इसको कोई भी सिम्टम आता है या कोई भी लक्षण आता है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। हर एक समय आपके रिस्क फैक्टर्स को जानना और अर्ली वार्निंग साइंस को पहचान कर उसको सही समय पर इलाज करना, ये इम्पोर्टेंस है। और इसके बारे में अवेयरनेस करके हम काफ़ी हद तक हृदय रोगों से और हृदय रोग के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। और यही इस वर्ष का थीम है। और अवेयरनेस, जैसा आपने पूछा, अवेयरनेस इस बीमारी में बहुत ही ज़रूरी है जी। हृदय रोग ऐसा बीमारी है कि एक दिन में नहीं होता। हृदय रोग बहुत ही लॉन्ग टर्म डिजीज़ है और मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है। काफ़ी सारे फैक्टर्स काफ़ी समय तक मिलकर काम करते हैं, तो बाद में हृदय रोग होता है जी। और साइंस और सिम्टम्स जो है वो काफ़ी बाद में आगे स्टेज बढ़ने पर आते हैं, शुरुआत में नहीं आता। तो इसलिए अवेयर रहने से, अगर आप अपने हेल्थ के बारे में अवेयर हैं तो इससे बच सकते हैं। इसके साइन सिम्टम्स आने से पहले अगर हम पहचान लें कि आपके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, जी जी। जिससे आगे जाकर आपके हृदय रोग होने की संभावना है, तो उसको हम पहले से अगर पहचान लें तो आप उसके बारे में केयर करके, आप उसके बारे में प्रिवेंटिव मीजर्स लेकर आप उसके खतरे से बच सकते हैं। और अगर एक बार हृदय रोग हो गया तो उसके वार्निंग साइंस जो हैं या सिम्टम्स हैं, जो नज़रअंदाज न कर आप अर्ली पहचान सकें उसको और सही समय पर प्रॉपर केयर ले सकें। तो अवेयरनेस इसलिए इसका बहुत ही ज़रूरी है। लोग अगर अवेयर नहीं होंगे तो फिर इसके बारे में मालूम नहीं होगा
और अचानक से लेट स्टेज में पता चलेगा और उसके कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना ज़्यादा होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर हार्ट डिजीज़ और रिलेटेड जो घटनाएं हैं अभी के समय में बहुत कॉमन आम होती जा रही हैं और बहुत देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं आप, क्या वजह हो सकती है? हाँ, जैसे मैंने बताया कि ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, कई सारे फैक्टर्स मिलते हैं और हर एक पर्सन में अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई एक कारण हम नहीं बता सकते। तो इसमें दो तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स कह सकते हैं, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, और कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो मॉडिफाइबल होते हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में जैसे कि जेनेटिक फैक्टर है, आप अपने जीन को चेंज नहीं कर सकते। इंडियंस जैसे हम लोग एज एन इंडियंस में ऐसा जीन है, हम लोग ज़्यादा प्रोन है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को लेकर के। उसी तरह से आपका उम्र है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हृदय रोगों की संभावना बढ़ती जाती है। या सेक्स है, जैसे कि मेन में वो हृदय रोगों की संभावना ज़्यादा होती है शुरुआती एज में। फीमेल्स में क्या होता है, महिलाओं में क्या होता है कि हार्मोन्स की वजह से इनिशियल एजेज में वो रिस्क कम होता है, उनको एक प्रोटेक्शन मिलता है, और मेनोपॉज के बाद लेकिन वो रिस्क अचानक से बढ़ता है और लगभग पुरुषों के बराबर हो जाता है जी। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं इसके बारे में सिर्फ जान सकते हैं और आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसी तरह से अदर फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जी। जैसे कई सारी बीमारियां हैं जो जिनको हम ग्रुप कर सकते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेज में, जैसे उच्च रक्तचाप है, हाइपरटेंशन है। इसमें अगर लंबे समय तक हाइपरटेंशन रहता है तो ग्रेजुअली हार्ट की नसें या और कई जगहों की नसें धीरे धीरे मोटी होती चली जाती हैं और धीरे धीरे उसका इंडोथेलियल, उसकी लाइनिंग का डैमेज हो जाता है और उसके कारण हृदय रोगों की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह से उच्च रक्त वसा का होना, जैसे फैट चर्बी बढ़ जाना, जिसको डिसलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना कहते हैं। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल अगर लंबे समय तक बढ़ा रहता है या कुछ ऐसे डिजीजेज होती हैं जिसमें जेनेटिक कारणों से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो उसके कारण रक्त की धमनियों में क्या है कि ग्रेजुअली वो फैट का डिपोजिशन होता चला जाता है और धीरे धीरे वो डिपोजिशन बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि वो खून की नलियों में रक्त के प्रवाह को रोक देता है या कम कर देता है। तो वो एक मेजर रिस्क फैक्टर्स है। डायबिटीज़, जो कि हम लोग इंडिया एक डायबिटीज़ का कैपिटल होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है इसके लिए, जो कि रक्त की धमनियों को, हृदय की रक्त की धमनियों को प्रभावित करता है और उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि हृदय रोगों का कारक होता है उसको बढ़ा देता है या उसको डैमेज करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अभी हमने कारणों की बात की, इन कारणों के साथ साथ क्या अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ये सब भी क्या कारण आप मानते हैं? क्योंकि अभी के समय में हम ये देख रहे हैं कि युवाओं में, कम उम्र के लोगों में भी ये रोग तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल जैसा कि हृदय रोगों को लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं और युवाओं में बढ़ता जा रहा है इसका प्रचलन। तो सबसे पहले जैसे कि अगर किसी का सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत इनएक्टिव रहते हैं, तो फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत ही मेजर कारण है हृदय रोगों का। तो फिजिकल कई तरह से ये कर सकता है, जैसे आप इनएक्टिव हैं और आपका डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जिसको सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो डाइट के कारण या फिजिकल एक्टिविटी दोनों के कारण आपकी ओबेसिटी बढ़ती जाती है। और इंडियंस में एब्डोमिनल एडिपोसिटी जिसको कहते हैं, जिसमें पेट का मोटापा, तो उसके बढ़ने के कारण हृदय की नसें प्रभावित होती हैं। और साथ साथ इन अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स के द्वारा आपका रक्तचाप बढ़ता है, डायबिटीज़ भी होने का चांस बढ़ जाता है। तो इन सब कारणों से हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। और युवाओं में खासकर जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग है या अल्कोहल का सेवन है या अदर ड्रग्स का सेवन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक फैक्टर रोल प्ले करता है युवाओं में इसका इंसिडेंस बढ़ने का। क्योंकि अर्लियर जो था वो ऐसे ये एज बढ़ने के साथ इसका रिस्क बढ़ता है और कम उम्र में, जैसे कि इसका एज जो होता है 40 ईयर्स से ज़्यादा इस हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस बढ़ते हैं। लेकिन कम उम्र में इसका प्रचलन इसलिए बढ़ गया है कि युवाओं में अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। बिल्कुल। और आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर है। बच्चों से ही आजकल जो डिजिटल डिपेंडेंस हो गया है,
हमेशा घर में ही इंटरटेनमेंट जो है, डिजिटल इंटरटेनमेंट है, बाहर खेलना कूदना कम हो गया है, उसके कारण भी, और हार्मोनल चेंजेज होते हैं जैसे ही ओबेसिटी बढ़ती है। तो सब कारणों से स्मोकिंग से ये युवाओं में बढ़ता जा रहा है। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी एक मेजर रोल इसमें अदा कर रहा है। आजकल हम लोग देख रहे हैं और कई स्टडीज़ में आया है कि जो PM 2.5 है या PM 10 है और जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसके कारण भी हृदय रोगों का रिस्क बढ़ता जा रहा है। इसका 2-3 कारण है इसमें। एक तो है कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है और जो ब्लड वेसल्स हैं उसके एंडोथेलियम का डैमेज करता है जी। और अगर किन्हीं को डिजीज है पहले से, तो उसमें एंडोथेलियम का डैमेज होने से अचानक क्लॉट फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, साथ ही इसके सिम्टम्स के बारे में हम कैसे जान सकते हैं ताकि समय रहते उसके लक्षण को पहचान कर हम सही इलाज समय रहते ले सकें? हाँ, इसका लक्षण जैसे हम इसको 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो डिजीज़ है वो स्टेबल हार्ट डिजीज़ है, जिसको स्टेबल CAD कह सकते हैं। इसमें स्टेबल एंजाइना होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब पर्सन कोई स्ट्रेस करता है उस समय उसको सिम्टम्स होते हैं, और वो जब बैठे हैं या रेस्ट कर रहे हैं उनको कोई लक्षण नहीं होता। तो जब वो चलते हैं या ज़ोर से चलते हैं तो उनको छाती में भारीपन या छाती में दर्द का महसूस होना, या फिर कभी कभी वो बाएं हाथ में जाना, कभी कभी जबड़ों में दर्द होना या पसीना आना, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं जो स्टेबल CAD के होते हैं। जब बीमारी बढ़ जाती है ग्रेजुअली, तो उस समय अनस्टेबल सिम्टम्स जैसे कि रेस्ट में भी सिम्टम्स आने लगते हैं। जब पर्सन बैठा हुआ है या रेस्ट में है, या फिर जब चलने पर दर्द हुआ और रुकने पर तुरंत ठीक नहीं हुआ, उसको थोड़ा देर रह जा रहा है, या फिर बैठे बैठे अचानक छाती में दर्द हो गया, काफ़ी ज़्यादा पसीना आ गया, या फिर घबराहट हो रही है, चक्कर जैसा आ रहा है, धड़कन बढ़ जा रहा है, तो ये सब लक्षण हृदय रोग के हो सकते हैं। खासकर कुछ लोगों में, जैसे महिलाओं में या डायबिटीज़ के लोगों में, चेस्ट पेन ना भी होता है। कुछ दूसरे सिम्टम्स होते हैं जो भी हृदय रोग या हृदय हार्ट अटैक के हो सकते हैं। खासकर महिलाओं में जैसे ऊपरी एब्डोमेन में पेट में दर्द होना या उल्टी ज़्यादा होना, लेकिन इन सब के साथ काफ़ी बेचैनी हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, चक्कर जैसा आ रहा है, तो ये सब भी हार्ट अटैक या हृदय रोग के लक्षण हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अहम जानकारियाँ आपके द्वारा मिल रही हैं हमारे दर्शकों को। सर, कैसे जान सकता है अगर कोई व्यक्ति, उसे कैसे पता चले, वो कैसे जान सकता है कि उसे अटैक आ सकता है? वो क्या साइंस हैं जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत हमें उसका ध्यान दे के उसके एक्शन में आना चाहिए, तो क्या कहेंगे? ये हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। तो सबसे पहले तो है कि आप रिस्क फैक्टर्स को पहचानें। आप अगर अपने रिस्क फैक्टर्स को जानते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि आपका हृदय रोग होने का या हार्ट अटैक होने का क्या चांसेस है, और उस हिसाब से अपना प्रिवेंटिव केयर आप ले सकते हैं। और लक्षण पहचानने में कि अर्ली साइंस जो हो सकते हैं, कभी कभी क्या होता है हार्ट अटैक में कि हल्का दर्द होता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर थोड़ी देर में या 1-2 दिन ठीक होने के बाद फिर से हल्का होता है। तो ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा दर्द हुआ, आधे घंटे रहा, फिर ठीक हो गया, फिर वो ठीक हो गए, फिर कुछ उनको नहीं हुआ, लेकिन 10 दिन के बाद वो अटैक हो जाता है। तो ये शुरुआती लक्षण कुछ भी होता है, अगर वो ठीक भी हो जाए, हल्का भी सिम्टम्स हो, माइल्ड भी सिम्टम्स हो, तो भी उस समय उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उस समय उनको सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, क्या हार्ट डिजीज़ के अलग अलग स्टेजेस भी होते हैं? वे क्या क्या हैं और इसे कैसे ट्रीट किया जाता है? हाँ, जैसे सबसे पहला स्टेज जो होगा, पेशेंट को सपोज कोई बीमारी नहीं है लेकिन पेशेंट इज एट रिस्क, तो इस स्टेज में हम लोग को रिस्क आइडेंटिफाई करना है कि कौन लोग हैं जिनको हाई रिस्क है, जिनको आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा हार्ट डिजीज़ होने की संभावना है। जैसे जो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं या शुगर जिनको है, डायबिटीज़ है, तो जो पेशेंट हाई रिस्क में हैं उनका इलाज, तो उसमें भी हम लोग उनको भी लेकर चलेंगे कि हृदय रोग से ग्रसित हो सकते हैं, तो उनका इलाज उस हिसाब से करेंगे जी। तो उनका भी जो इलाज होगा रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट, काफ़ी एग्रेसिव होकर के, और उनके उच्च रक्तचाप का या डायबिटीज़ का इलाज करना है, और बाकी जो फिजिकल एक्टिविटी और सब कुछ करना है। इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम उस स्टेज को एग्रेसिवली नहीं माने
कि हृदय रोग नहीं है तो फिर इलाज नहीं होगा या आगे हम प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस स्टेज को भी हम माने कि हाँ ये आप उस रिस्क में हैं और स्टेज ए माने इसको, तो फिर उसको हम लोग सही तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद के स्टेज में जब होता है क्या कि जब हल्का हल्का हृदय की नसों में माइल्ड प्लैक बनना शुरू कर जाता है, उस स्टेज में भी कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, तो उस स्टेज में भी हम लोगों को प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ही रखना है और उसका कोई स्पेशल डायग्नोसिस हम लोग नहीं कर सकते बाहर से। जब तक कोई सिम्टम्स नहीं आता तब तक हम लोग उसकी डायग्नोसिस नहीं कर सकते। तो उस स्टेज का भी इलाज जो होगा वो रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट ही होगा। उसके बाद के स्टेज में जब हृदय की नसों में कोई ब्लॉकेज जो होता जा रहा है धीरे धीरे और वो इतना बढ़ गया कि वो रक्त के प्रवाह को रोक रहा है, तो उस समय उनको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे और जैसे स्टेबल सिम्टम्स होंगे जो रेस्ट में नहीं होगा कभी, उनको चलने पर हो रहा है, सीढ़ी चढ़ने पर। खासकर लोग बोलते हैं कि जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं या ऊंचाई पर चढ़ते हैं तब उनको सिम्टम्स हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है और रुक जाने से ठीक हो जा रहा है, तो उसको हम लोग स्टेबल एंजाइना कहते हैं या स्टेबल CAD कहते हैं। तो उसका इलाज रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट के साथ साथ कई अन्य दवाइयों के द्वारा कर सकते हैं, और अगर दवाइयों के बाद भी उसका उनके सिम्टम्स पे असर नहीं हुआ या उनका सिम्टम्स ठीक नहीं हुआ तो फिर इंटरवेंशनल मैनेजमेंट पे आते हैं, जो कि एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी या सर्जरी की ज़रूरत हो जाती है। तो लेकिन पहला इलाज है जो दवाइयों के द्वारा होता है। बिल्कुल। और बिल्कुल। इसके बाद अनस्टेबल सिम्टम्स तब आते हैं जब उनका ब्लॉकेजेज जो होता है लगभग 99% या 100% हो जाता है, जो अचानक हो जाता है, जो जिसको हार्ट अटैक कह सकते हैं। इसको आजकल हम लोग एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम टर्मिनोलॉजी देते हैं। तो उसमें भी 2-3 तरह का होता है, तो इसमें इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है और इमीडिएट इलाज की ज़रूरत होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंस है कि पहले स्टेज में ही पहचान कर अगर हम लोग रोक लें तो काफ़ी हद तक हृदय रोगों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी सर। सर प्रिवेंशंस की बात करें तो वो क्या बातें हैं, क्या सावधानियां हैं जिसे रखने की ज़रूरत है उनको आगे चल के, जिन्हें हार्ट डिजीज़ ना हो और जिन्हें है उन्हें भी क्या ख़ास ख्याल रखना चाहिए? प्रिवेंशन की बात करें तो लाइफस्टाइल चेंज सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो प्रिवेंटिव के लिए, प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है, और इसी में अवेयरनेस का इम्पोर्टेंस है। तो लाइफस्टाइल चेंज में सबसे पहले डाइट आएगा, जो आपका खान पान और रहन सहन सबको ठीक करना होगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी, और ये सब बचपन से ही हैबिट डालना होगा, क्योंकि जो मैंने कारण बताया कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस के कारण हार्ट में डिजीज होता है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस जो है काफ़ी बचपन से ही शुरू हो जाता है। जो स्टेज 2 बोला कि वो छोटा थोड़ा माइल्ड प्लैक बनना शुरू हो जाता है। अभी हम लोगों का अगर चेक करें तो कई सारे लोगों को उसमें माइल्ड डिजीज आ सकता है। तो वो जो शुरू हो जाता है बचपन से, तो बचपन से ही लाइफस्टाइल चेंज के बारे में अवेयर करके, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा करके और बैड हैबिट से बचना है। स्मोकिंग, तंबाकू, अल्कोहल का सेवन और आजकल युवाओं में ड्रग्स का सेवन, ये सब भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वो सब से बच करके हम लोग हृदय रोगों से बच सकते हैं। और अगर किन्हीं को रिस्क फैक्टर्स हो गया जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, तो इन सब को ही पहचान कर इसका सही रूप से इलाज कर कंट्रोल करके बच सकते हैं। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि अपने नंबर्स को आपको पहचानना है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर क्या है, क्या रहता है, अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। उसी तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो इसमें जनरल हेल्थ चेकअप्स का इम्पोर्टेंस है, रूटीन हेल्थ चेकअप का। एक एज के बाद आपको रूटीन हर साल अपने कोलेस्ट्रॉल का जांच, अपने शुगर का जांच या ब्लड प्रेशर का जांच हमेशा रेगुलर इंटरवल पर करते रहें, तभी इसको पकड़ सकते हैं। क्योंकि इनिशियल स्टेज में ये साइलेंट होता है, इसके कोई लक्षण नहीं होते, ब्लड प्रेशर के या डायबिटीज़ के या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन अंदर ही अंदर वो हृदय रोगों को बढ़ाता जाता है और आगे जाकर कॉम्प्लिकेशंस करता है। तो सही समय पर इंटरवेन करके और प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर इससे बच सकते हैं। बिल्कुल सर। सर सपोज़ अगर सर किसी को अटैक आता है, हार्ट अटैक आए, तो प्राइमरी जो सबसे पहला जो एक्शन, जो स्टेप है वो क्या लेना चाहिए ताकि जान बचाई जा सके? हाँ, अगर किन्हीं को लगता है कि इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि हार्ट अटैक हो सकते हैं, जैसे पहले बताया छाती में भारीपन लग रहा हो, पसीना आ रहा है, अचानक बेचैनी हो रहा है, ये नॉर्मल व्यक्ति में भी हो सकता है।
और उन लोगों को भी हो सकता है जिनको पहले से नोन कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। तो जिनको पहले से नोन होता है उनको तो पता होता है कि मुझे हो सकता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा अवेयर होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होते हैं उसमें ये नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है कि पहचानना कि हमको ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई इम्यून है कि उन्हें नहीं हो सकता, किसी को भी हो सकता है। तो अगर कुछ ऐसा सिम्टम आता है जिसमें अंदेशा हो कि हार्ट अटैक हो सकता है, तो घर पे अगर ऐसा लगता है तो सबसे पहले तो ये है कि वो आराम करें, बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, बहुत ज़्यादा इधर उधर बेचैनी में इधर उधर ना जाएं, रेस्ट करें, आराम करें। कॉल फॉर हेल्प के लिए कॉल करें, अपने जो रिलेटिव हैं वो डॉक्टर का हेल्प लें या कॉल कर लें एम्बुलेंस को। थर्ड चीज़ जो है, अगर वो कॉन्शस हैं, क्योंकि कई मामलों में वो चक्कर आकर बेहोश भी हो सकते हैं, अगर वो कॉन्शस हैं और ओरली मुंह से कुछ ले सकते हैं तो उसमें एक डिस्प्रिन की टैबलेट होती है या एस्प्रिन की टैबलेट जो होती है वो चिबा कर खाएँ, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि चिबा कर खाने में उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाता है। और ये दवाई जो है एंटी प्लेटलेट है जो खून के थक्के को बनने से रोकती है। तो यही एक चीज़ है जो तुरंत खा करके उसके दुष्प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये एस्प्रिन की टैबलेट चिबा कर खा लें अगर उनको कोई नॉन एलर्जी ना हो उससे, और उसके बाद तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और आगे जाके मेडिकल हेल्प लेकर के ईसीजी वगैरह करके डायग्नोसिस कर सकते हैं। और अगर कोई बेहोश है या उस तरह का है तो वो फिर उसमें हम लोग CPR कर सकते हैं, जो बाई स्टैंडर्स हैं जो बगल के जो साथ में हैं, उसके बाद मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि एक्सरसाइज की जब बात आती है तो क्या रेगुलर एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये कितने हद तक इन चीज़ों को कंट्रोल करने में और हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ने से या होने से रोक सकता है? क्या रोल है? बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल है रेगुलर एक्सरसाइज और योगा का। इसमें दोनों में रोल है। एक तो है प्रिवेंशन में, जो जिनको हृदय रोग नहीं है उसको बचाने में भी रोल है, और जिनको हार्ट अटैक हो गया या जिनको हृदय रोग है उसके कार्डियक रिहेबिलिटेशन में और पोस्ट हार्ट अटैक केयर में, उनके कॉम्प्लिकेशन से बचने में और उनके हेल्दी लाइफस्टाइल में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल करता है। जैसे जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ये सब हार्मोन्स की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। और हम लोग बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, उनका हार्ट रेट धीरे धीरे, जो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज करते हैं उनका हार्ट रेट कम हो जाता है, उनका रक्तचाप कम रहता है, और साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करने से उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी घटता है, उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम अगर है वो भी डायबिटीज़ के कंट्रोल में मदद करता है। उसी तरह से योगा अगर रेगुलर करते हैं, जैसे सांस का एक्सरसाइज है, उससे भी आपका हार्मोन्स लेवल बैलेंस होता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, आपका रक्तचाप और शुगर और कोलेस्ट्रॉल तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने में मदद करता है। और जिनको बीमारी है या हार्ट अटैक हो गया उसके रिहेबिलिटेशन में भी इसका रोल है, लेकिन उसमें हम लोग बताते हैं कि वो सुपरवाइज्ड प्रोग्राम करें। इनिशियली शुरुआत में हार्ट अटैक के बाद खुद से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना होता, लेकिन ग्रेजुअली हम लोग धीरे धीरे एक्सरसाइज को या योगा रेजिमेंट को बढ़ाते हैं, और वो डॉक्टर के सुपरविजन में जो उनको सलाह देते हैं वो करने से उनका फिजिकल हेल्थ और सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटल वेलबींग और मेंटल हेल्थ भी अच्छा होता है और इसमें मदद मिलता है। बिल्कुल सर, हम हार्ट डिजीज़ की, हार्ट हेल्थ की बात कर रहे हैं, ऐसे में सर हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, जो कि हम जनरली अक्सर न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या सुनते हैं कि सडनली कार्डियक अरेस्ट का होना, तो ये जो 3 टर्म्स हैं, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है तीनों में? क्योंकि हमारे लोगों को, व्यूवर्स को ये जानना और समझना ये बात ज़रूरी है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, हार्ट अटैक जो होता है वो हृदय की नसों की बीमारी की वजह से होता है, और जैसा अटैक है ये सडन होता है। तो सडन इवेंट क्या होता है कि हृदय की नसों में कोई ब्लॉकेज है, पहले से कोलेस्ट्रॉल जमा है, और उसमें अचानक किसी कारणों से वो एंडोथेलियल डैमेज होता है, वहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, और इसकी वजह से वो ब्लॉक काफ़ी बढ़ जाता है, लगभग 99% या 100% हो जाता है, तो ये अटैक करता है, जिसके कारण सीने में दर्द और अन्य लक्षण हो सकते हैं। उसी तरह से अगर ये अनट्रीटेड रहा या काफ़ी सीवियर अटैक हुआ तो धीरे धीरे क्या होती है कि हृदय की मांसपेशियाँ
कमज़ोर होती जाती हैं, क्योंकि हार्ट की जो नसें हैं वो हार्ट जी, की जी। मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं। तो हृदय की मांसपेशियाँ जो होती हैं वो धीरे धीरे मरते जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई नस ब्लॉक होता है 100%, तो जो हम लोग बोलते हैं गोल्डन आवर, 1 आवर में, या अगर उसको नस को खोल दिया जाए किसी चीज़ से, जैसे आइदर इंटरवेंशन करके या कुछ जी। दवाइयों की मदद से, तो काफ़ी हद तक मसल बच जाती हैं, तो वो पंपिंग, जो हार्ट का पंपिंग फंक्शन है वो रिटेन कर जाता है। और अगर यही ज़्यादा डिले होने से हृदय की पंपिंग अगर ये हो जाती, ख़राब हो जाती है, तो हार्ट पंप नहीं कर पाता। बिल्कुल, उस बिल्कुल। स्थिति को हम लोग हार्ट फेलियर या पंप फेलियर कहते हैं। और हार्ट अरेस्ट एक अलग शब्द है, जो अचानक हार्ट अगर बंद हो जाए, उसकी धड़कन बंद हो जाए। हृदय ही एक मात्र ऑर्गन है जो हमेशा चलती रहती है, जी सर, और बिल्कुल। उसमें एक ऑटोमेटिक पेसमेकर होता है, जो नेचुरल पेसमेकर होता है, जो हमेशा धड़कन देता है। धड़कन का संबंध इसमें करंट से है। तो हार्ट में अपने आप एक करंट जनरेशन, पावर जनरेशन होता है, जो कि हमेशा चलता रहता है। और अचानक किसी वजह से हार्ट की धड़कन अगर बंद हो जाती है, तो वो पूरी तरह से खून, ब्लड की सप्लाई पूरे शरीर को बंद हो जाती है। और हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, तो विद इन मिनट्स अगर ब्लड सप्लाई बहाल नहीं हुई ब्रेन को, तो वो डैमेज शुरू हो जाता है, उसको हाइपोक्सिया हो जाता है। तो विद इन 10 सेकेंड अगर हार्ट बंद होता है तो मरीज बेहोश हो जाता है। जी। और विद इन फ्यू मिनट्स अगर उसको रीस्टोर नहीं करें हम लोग, तो वो ब्रेन डेड होता चला जाता है और फिर इरिवर्सिबल डैमेज में आ जाता है। उसी में हम लोगों को CPR का रोल होता है। अगर कहीं पर मरीज बेहोश हो जाए कोई अचानक से, तो उसमें हम लोग CPR कर ब्रेन का ब्लड सप्लाई को बहाल रखते हैं उस दौरान, जब तक कि मेडिकल हेल्प नहीं आ जाता। और बाद में मेडिकल हेल्प के बाद तो उस ब्रेन को इरिवर्सिबल डैमेज से बचाने के लिए CPR किया जाता है। बिल्कुल। और इसी में एक और शब्द है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक जो टर्मिनोलॉजी है वो हृदय की धड़कन में ब्लॉकेज के कारण होता है। हृदय में जैसे करंट जैसे ब्लड सप्लाई की नसें होती हैं, उसी तरह से हृदय की करंट सप्लाई के लिए उसमें वायर्स होती हैं, और उसमें अगर ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से हार्ट ब्लॉक हो जाता है और धड़कन बंद हो जाती है। उसके कारण भी मरीज बेहोश हो जाता है। तो उसमें फिर अलग इलाज होता है। उसमें हम लोगों को हृदय की धड़कन को ठीक रखने के लिए पेसमेकर लगाना पड़ता है। तो ये 4 शब्द हैं जो अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरीके से सर आपने इसे डिफ्रेंशिएट किया है और समझाया है। सर, अब सर्जरीज़ की अगर बात करें, हार्ट सर्जरीज़ की बात करें, तो हम पहले के सर्जरीज़ के तरीक़ों को देखें और अभी चूँकि साइंस और टेक्नोलॉजी इतना एडवांस और डेवलप हो गया है, तो अभी जो सर्जरीज़ परफॉर्म किए जाते हैं वो काफ़ी आसानी से किए जाते हैं, और जिसमें समय का भी कंजम्पशन, टाइम कंजम्पशन भी कम होता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है, उसे आप कैसे देखते हैं? बहुत ज़्यादा रिसेंट ईयर्स में इस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। और हृदय रोगों के लिए या जो ब्लॉकेज के लिए जो इलाज होता है, ये 2 तरह से हो सकता है। एक तो सर्जिकल प्रोसीजर से होता है, जिसको हम लोग बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। उसमें भी नए मेथड्स आ गए हैं, जिसमें मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के द्वारा वो पैरों से नस निकाला जाता है, या अपना कुछ ऐसा नस होता है उसको बाईपास कर देते हैं। कहीं भी ब्लॉकेज है उसको बाईपास करते हुए वो डिस्टल वेसल्स में, आगे के नस में वो ग्राफ्ट लगा देते हैं, जिसके द्वारा उसकी ब्लड सप्लाई बहाल हो जाती है। जी। और उसके अल्टरनेटिव में अभी जो एंजियोप्लास्टी की सुविधा है, उसमें नस के द्वारा ही हम लोग जा करके, उसमें पतले वायर के द्वारा जा करके उसमें बैलून से नस को खोल दिया जाता है, और उसमें एक स्टेंट कहा जाता है, जो वायर का मेश होता है, वो लगा देने से उसमें मेडिसिन्स भी लगा होता है। तो नए टेक्नोलॉजी में उसमें आ गया है कि उसमें मेडिसिन्स लगे होते हैं, तो वो फिर से ब्लॉकेज होने के रिस्क को कम करते हैं। और ये सब प्रोसीजर जो है मरीज के होश में रहते हुए ही होता है। इसमें बेहोश भी नहीं करना पड़ता, और बात करते हुए विद इन 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो इससे मरीज को, और नेक्स्ट डे मरीज की छुट्टी हो जाती है, तो मरीज को काफ़ी हेल्प मिलता है। और इस प्रोसीजर में भी कई सारे नए टेक्नोलॉजीज आए हैं जो इस प्रोसीजर को और हेल्पफुल कर देते हैं, या और ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिलता है इसमें। जिसमें अभी इंट्रावेस्कुलर इमेजिंग है, जिसमें हम लोग वायर के द्वारा ही जाते हैं, जो कि किसी भी वेसल्स के अंदर का इमेज कर सकते हैं। उसमें एक तरह का समझिए अल्ट्रासाउंड है अंदर का, वो
अंदर से नस के कट सेक्शन को हम लोग देख सकते हैं, उसमें प्लैक बर्डन क्या है, मतलब उसमें कितना कोलेस्ट्रॉल जमा है, किस तरह का कोलेस्ट्रॉल जमा है, वो उसमें देख सकते हैं। तो हमारे प्रोसीजर में काफ़ी हेल्प मिलता है। उसी तरह से अगर कोई पत्थर जमा है, धीरे धीरे क्या होता है, अगर ब्लॉकेज काफ़ी दिन रह गया, तो पहले क्या होता था कि कई सारे ब्लॉकेजेज अगर हैं और काफ़ी ज़्यादा कैल्सिफिकेशन है, पत्थर जमा है, तो एंजियोप्लास्टी के द्वारा उसका इलाज संभव नहीं होता था, उनको सर्जरी ही में ही जाना पड़ता था। तो अभी कई सारी टेक्नोलॉजीज आई हैं जिसमें एक आता है रोटाब्लेटर बोलते हैं, जो एक वायर में एक डायमंड कटर होता है बहुत फाइन, वो रोटेट करता है काफ़ी ज़्यादा स्पीड से और उस कैल्शियम को तोड़ सकता है जी। या इवन लिथोट्रिप्सी होता है जो कि इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी होता है, जो कि वेसल के कैल्शियम को तोड़ सकता है और उसके बाद आसानी से उसमें बैलून करके उसमें स्टेंटिंग या एंजियोप्लास्टी हो सकती है। तो कई सारे चीज़ों के आने के बाद मरीज को, बहुत ही कम मरीजों को सर्जरी में जाने की ज़रूरत पड़ती है और इवन जिनको सर्जरी में जाने की ज़रूरत पड़ती है उनको भी मिनिमली इन्वेजिव से, बिना सामने में चीरा लगाए हुए भी आज का इलाज संभव हो पाता है। बिल्कुल सर। सर अब आपके बारे में भी थोड़ा ज़रूर जानना चाहेंगे सर। सर मेडिकल प्रोफेशन को सेवा भाव की तरह देखा जाता है, जो एक बहुत जिम्मेदारी भरा काम होता है। ऐसे में आप अपनी ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह से फुलफ़िल करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार करते हैं? मेडिकल फील्ड में सही बात है, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है शेड्यूल हम लोगों का। और शुरुआत में जब हम लोग एक सामान्य बैकग्राउंड से, विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम लोग शुरुआत में नहीं सोचा था मैंने कि मेडिकल फील्ड में आऊँगा, लेकिन पेरेंट्स का भी था और शुरुआत में जब पेरेंट्स के साथ किन्हीं डॉक्टर के पास जाते थे तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन लगता था। तो उसके बाद मेडिकल में इंटर किए और जब से फिर MBBS और करने के दौरान ही हृदय रोगों के बारे में और हृदय के बारे में जो फैसिनेशन है, जो दिल के बारे में फैसिनेशन है, वो रहा और इसके कारण लगा कि नहीं, हृदय रोगों का ही पढ़ना है या हृदय रोगों के बारे में ही करना है। और सबसे ज़्यादा हृदय रोगों में इलाज करते समय ये फील होता है जो कि रिजल्ट मुझे तुरंत मिलता है। पेशेंट काफ़ी पेन में होते हैं, काफ़ी डिस्ट्रेस में होते हैं और अगर उनका इलाज हम करते हैं और समय पर करते हैं और समय पर अगर वो आ जाते हैं तो उसका रिजल्ट हमें तुरंत देखने को मिलता है, जो कई अन्य रोगों के इलाज में नहीं होता, क्योंकि वो स्लो ये ट्रीटमेंट होता है। हृदय रोगों में है कि अगर हार्ट अटैक में मरीज आए और तुरंत हमने उनका कुछ इलाज किया, उसमें तुरंत रिजल्ट मिलता है और जिससे जो खुशी मिलती है वो उसका वर्णन करना मुश्किल है। बिल्कुल सर। हालांकि मेडिकल प्रोफेशन में मेडिसिन परफेक्ट साइंस नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ों में या हर एक इलाज में हमें सक्सेस मिले और कई बार ऐसा होता है तो उसमें काफ़ी दुख भी होता है, लेकिन जो हम लोग मरीजों का इलाज कर पाते हैं, उनका हेल्प कर पाते हैं, उससे बहुत ही अच्छा लगता है और उसकी खुशी के कारण ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहता है और चलता रहता है। बिल्कुल सर। वो जो आत्मसंतोष मिलता है सर, उससे बड़ी सफलता और उससे बड़ा खुशी कुछ और नहीं होता। बिल्कुल सर। जाते जाते आज वर्ल्ड हार्ट डे पे आप क्या मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जी, मेरा मैसेज यही होगा कि सबसे पहले अपने बारे में जानें सभी लोग और बच्चों से ही हार्ट हेल्थ के बारे में जागरूक होकर उसको प्रमोट करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, क्योंकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ हार्ट को नहीं, शरीर के पूरे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है और आगे जाकर काफ़ी प्रॉब्लम कर सकती है। और अनहेल्दी चीज़ों से बचें, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ों से बचें और रेगुलर एक्सरसाइज करें और कम से कम डेली वॉकिंग करें 30 मिनट। और अगर किन्हीं को हार्ट डिजीज होता है या किसी तरह का सिम्टम होता है तो तुरंत नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लें, क्योंकि अक्सर ये देखते हैं हम लोग कि लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, कभी कभी गैस समझ के कर देते हैं, कभी, और इसमें अगर उनको शक लगता है, कुछ ऐसा लगता है तो तुरंत मिलना है। ये नहीं करना है कि आज हुआ है तो सर कल जाएंगे, परसों जाएंगे, आज संडे है, ये नहीं होता है। हार्ट अटैक में समय इम्पॉर्टेंट होता है इलाज में, और जितना जल्दी इलाज होता है उतना हार्ट के मसल्स को बचा सकते हैं, आगे का कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इसलिए तुरंत डॉक्टर से मिल के ये सलाह लेना है। अगर हार्ट का ना हुआ तो वेल एंड गुड है, अच्छा है, लेकिन अगर हार्ट का बीमारी हुआ और उसमें डिले हुआ तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आगे क्रिएट हो सकता है।
बिल्कुल सर, आप कार्यक्रम में आए, इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद है आज की जो बताई हुई जानकारियां हैं उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और आप अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल रखेंगे। इसी के साथ हमें ज़रूर बताएं आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। इसके लिए हमें ख़त ज़रूर लिखें। इसके लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। इसी के साथ घड़ी की सुई ने इशारा कर दिया है कार्यक्रम की समाप्ति का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।